हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस केस की। जैसा कि आप जानते हैं कि चेक बाउंस का जो केस है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत दाखिल किया जाता है। तो इसमें क्या है, जब कोई भी आपके खिलाफ किसी तरह का केस दाखिल किया जाता है और आपके खिलाफ 138 का केस दाखिल हुआ है, तो आपके पास कई कानूनी बचाव हैं। अगर आपके खिलाफ झूठा केस या तकनीकी रूप से गलत केस दाखिल किया गया है, तो अदालत में आप अपना कई तरीक़ों से बचाव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि किन किन तरीक़ों से आप जो झूठा केस है या जो चेक बाउंस का केस तकनीकी रूप से गलत है, उससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब आप किसी को चेक देते हैं। तो कानूनी नोटिस की जो तकनीकी गलतियां हैं, जैसे कि समय सीमा की चूक। अगर कोई आपको वकील के थ्रू या लीगल नोटिस आपको प्राप्त होता है, तो समय सीमा की चूक हो जाती है। जो चेक बाउंस होने की बैंक की जो सूचना है, मिलने के 30 दिनों के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य होता है। यदि नोटिस 30 दिन के बाद भेजा जाता है तो केस खारिज हो सकता है। ये वैलिड रीजन है अगर आपके खिलाफ इस तरीका का केस, चेक बाउंस का केस दाखिल किया गया है। अगर 30 दिन के बाद आपको नोटिस मिलता है तो इस आधार पर जो है ये अनिवार्यता है कि आपको 30 दिन के भीतर ही क्या है नोटिस मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आपके खिलाफ जो केस है एक आधार बन जाता है कि आप उसे खारिज करा सकते हैं। नेक्स्ट जो है 15 दिनों का समय होता है वो ना देना। नोटिस मिलने के बाद आरोपी को पैसे चुकाने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है। शिकायतकर्ता इन 15 दिनों की अवधि के समाप्त होने से पहले केस दर्ज नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो इस आधार पे भी आपका जो केस है वो खारिज करने योग्य हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि देरी से केस दर्ज करना। 15 दिन की नोटिस अवधि खत्म होने के बाद शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर अदालत में जो मामला है, जो केस है वो दर्ज करना होता है। इस समय अवधि के बाद दर्ज मामलों में कोई संज्ञान नहीं लेता, बशर्ते देरी की कोई ठोस वजह ना हो। अगर देरी की वजह रीजनेबल ग्राउंड होगा तो ही केस जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज देरी की वजह से केस खारिज करने योग्य हो जाता है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कोई कानूनी देनदारी नहीं होती अगर किस किस सर्कमस्टांसेस में कि आपने चेक बाउंस का केस अगर आपके खिलाफ किया गया है तो कैसे आप बच सकते हैं। तो सुरक्षा चेक, अगर आपने किसी को यदि किसी व्यापार या लेन देन या कोई किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के समय केवल एक सुरक्षा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर दिया गया है, अगर चेक, तो ना कि किसी मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए, तो उस केस में जो सेक्शन 138 है वो लागू नहीं होती। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, इसको ध्यान में रखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आता है समय बाधित ऋण, यानी कि टाइम बाउंड डेबिट। यदि चेक किसी केस ऐसे कर्ज के बदले में दिया गया है जो 3 साल से अधिक पुराना है और कानूनन वसूली योग्य नहीं रह गया है, तो वह कानूनी देनदारी की श्रेणी में नहीं आता। यानी कि 3 साल का पीरियड ख़त्म हो चुका है जो कि एक केस को दाखिल करने के लिए होता है, और उस जो डेब्ट के केस है, जो ऋण से रिलेटेड किसी को किराए कोई पैसा देना, और उसे 3 साल तक अगर कोई केस नहीं किया गया और उससे रिलेटेड कोई चेक है, तो इस आधार पर भी चेक बाउंस का केस दाखिल जो खारिज है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है उपहार या डोनेशन। यदि चेक किसी के उपहार स्वरूप दिया गया है या बिना किसी कानूनी प्रतिफल के दिया गया था, तो भी मामला खारिज किया जा सकता है, क्योंकि वह सेक्शन 138 का केस नहीं बनता, क्योंकि वह उपहार या डोनेशन के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट है कि चेक का खो जाना या दुरुपयोग भी हो सकता है। कई बार क्या होता है,
अगर आपका चेक जो है वो खो जाता है या उसका दुरुपयोग होने का चांसेस होते हैं, तो उस केस में आप चोरी या गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। यदि आपका चेक खो गया है या चोरी हो गया है, तो आपने उसकी एफआईआर या बैंक को स्टाम्प जो है स्टॉप पेमेंट की लिखित सूचना चेक बाउंस होने से पहले दी थी। तो यह आपके बचाव का एक बेहद मजबूत सबूत है कि जो आपका चेक है वो खो गया था, मैंने एफआईआर कराई या मैंने जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो कराई और अब आपने सारे इस तरीके के जो है वो यूज किए हैं, तो आपके खिलाफ जो केस दाखिल किया गया है उसमें ये बहुत बड़ा बचाव हो सकता है। नेक्स्ट आता है हस्ताक्षर में अंतर। सिग्नेचर जो है वो मिसमैच हो रहा है। यदि चेक बैंक ने चेक को खाते के में अपर्याप्त राशि की बजाय हस्ताक्षर मेल ना खाने की वजह से खारिज किया है या लौटाया है, तो शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है। तो शिकायतकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो सिग्नेचर मिसमैच होता है तो उस केस में भी ये आपका बचाव हो सकता है। तो इस तरीके से जो है, और साथ ही साथ और भी मैं आपको बता रही हूँ कि शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाना, यानी कि जब क्रॉस की जाती है कोर्ट में, जब क्रॉस एग्जामिनेशन जिरह होती है, तो आप शिकायतकर्ता से उसकी कमाई का जरिया और वित्तीय क्षमता पूछ सकते हैं। यदि शिकायतकर्ता ये दावा करता है कि उसने आपको लाखों रुपए नकद लोन दिए थे, लेकिन वह अपनी आय कर रिटर्न जो है या बैंक स्टेटमेंट में से दिखाने में असमर्थ रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार आरोपी को बरी जो है किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपसी समझौता हो सकता है चेक बाउंस के केसेज में, जो है राजीनामा हो सकता है। सेक्शन 138 के तहत जो अपराध है वो क्षमनीय कंपाउंडेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने नवीनीय आदेशों के अनुसार यदि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं, शिकायतकर्ता पूरी राशि प्राप्त कर लेता है, तो सजा को रद्द किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप जो है चेक बाउंस के केसेज में बच सकते हैं और सावधानी रख सकते हैं। अगर आपने किसी को चेक दिया है तो इस सावधानी को जरूर बरतें, नहीं तो आपके खिलाफ कोई भी झूठा या सच्चा कोई भी मुकदमा हो सकता है। सावधानी ही इलाज है। तो अगर आपको मेरा जो चैनल पसंद आया हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।